हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं लास्ट 3 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ्स के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल आपको 3 मंथ्स के करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूं, इससे पहले ऑलरेडी आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 के यानी कि पूरे साल के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं। ये जो आप मैराथन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसको जरूर देख लीजिएगा, नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे साल का करंट अफेयर का मैराथन वो हो गया और 3 मंथ्स का ये हो गया, तो टोटल कितने मंथ्स हो गए? 15 मंथ्स के लगातार करंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड, जब आप आज का ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। फिर अपने एग्जाम से पहले उन सभी नोट्स को बस एक बार हल्के से रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी, भारत 126वें स्थान पर। दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर के 150 देशों के ऊपर सर्वे करके एक रिपोर्ट को जारी किया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के नाम से। दोस्तों, हर साल इस रिपोर्ट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, इस बार इस रिपोर्ट को 20 मार्च को प्रकाशित किया गया क्योंकि 20 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया 2023 के लिए। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि साल में किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, दुनिया भर के देशों के ऊपर एक सर्वे किया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि किस देश के लोग कितने खुश हैं। जिस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं उनको इस रिपोर्ट में रैंक फर्स्ट दी जाती है। अगर थोड़े कम खुश हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग नीचे की रैंक दी जाती है। जिस देश के लोग अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा दुखी हैं, जो बिल्कुल खुश नहीं है, उनको लास्ट रैंक दी जाती है। तो इसी बेसिस पर हर साल इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार इस रिपोर्ट ने लोगों को चौंका दिया है क्योंकि इस बार इस रिपोर्ट में भारत को मिली है 126वीं रैंक 150 देशों में। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको जो रैंक मिली है वो देखकर लोग काफी परेशान हैं और चौंक गए। देखिए कैसे, भारत को तो 126वीं रैंक मिली है, लेकिन भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका, उसको 112 रैंक मिली है। यानी कि श्रीलंका के लोग भारत के लोगों से ज्यादा खुश हैं, जबकि पिछले 2 साल से श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति की नौबत आई हुई है। पॉलिटिकल ढांचा बिल्कुल बिगड़ चुका है, खान पान की चीजें बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लोन के लिए हाथ फैला रखे और कोई भी देश इसकी मदद नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए यूक्रेन को इस रैंक में 92 स्थान मिला है, 92 रैंक मिली है, जबकि पिछले 1.5 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लोग वहां पर मर रहे हैं, बुरी हालत है और यूक्रेन को 92वीं रैंक इसमें दी गई है। तीसरा देखिए पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, 108 रैंक पाकिस्तान को इसमें मिली है। मतलब पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं, जबकि पिछले 1 साल से पाकिस्तान में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आया हुआ है, भयंकर खतरा मंडरा रहा है, सरकार भी बदल चुकी है ऑलमोस्ट और हालत बिल्कुल खराब है। लोन के लिए डिमांड कर रहा है पाकिस्तान और बुरी हालत है, 1 महीना चलाना भी मुश्किल है, फिर भी पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश हैं। बांग्लादेश 118 रैंक मिली है, बांग्लादेश के लोग भी खुश हैं। तो ये चीज देख के ही लोग मतलब चिंता में पड़ गए, चौंक गए कि यार भारत 126वीं रैंक पर है, भारत के लोग खुश नहीं है और जो ये पड़ोसी देश है जिनकी हालत गंभीर है ये भारत से ज्यादा खुश है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इस रिपोर्ट में कोई धांधली की गई है या फिर इसके पीछे भी कुछ राज है? तो इस वजह से लोग इस चीज को लेकर इस बार चिंता में बने हुए हैं। तो भाई ये याद रखिएगा, 150 देशों में से भारत की रैंक 126 है और जो सबसे खुशहाल देश है उनकी भी लिस्ट देख लीजिए। फिनलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी कि ये फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे पर आइसलैंड है, इजराइल है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, साथ ही न्यूजीलैंड। ये टॉप 10 कंट्रीज है जो कि सबसे ज्यादा खुश है। अब आप पूछोगे कि भैया जो सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करता है उसको रैंक क्या मिली है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका को इसमें 15वीं रैंक मिली है, यानी कि अमेरिका के लोग भी काफी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो भाई ये पूरा मामला होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि भारत को कौन सी रैंक मिली है 126वीं।
पीएम ने किया दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। और ये इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है यह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन पर यह पड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। ठीक है, 1507 मीटर। देश का तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन ही गया है, साथ ही दुनिया का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। और ये जो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन पड़ता है, ये हमारा साउथ वेस्ट रेलवेज में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में ये प्लेटफॉर्म है। अभी तक सब लोग को पता था कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर के आसपास थी। लेकिन इसने इसको भी पीछे छोड़ दिया। इसकी टोटल लंबाई 1560 है, तो याद रखिएगा 1560। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन पर इसका उद्घाटन किया गया है। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अवार्ड में RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को मिला अवार्ड। मुझसे लिख के ले लीजिए, गारंटेडली मैक्सिमम शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में किया गया? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला। और भारत के पास बहुत ही लंबे समय के बाद ऑस्कर अवार्ड आया। स्लमडॉग मिलियनेयर्स के लिए कभी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत को। क्लियर है? और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक और भारत की शॉर्ट फिल्म है जिसको अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑस्कर के। क्या नाम है उस शॉर्ट फिल्म का? नाम है द एलिफेंट विस्पर, जो कि 41 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है। नेटफ्लिक्स ने इसको 8 दिसंबर 2022 को ग्लोबली रिलीज किया था। शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर, और इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिख के ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो भाई RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, दूसरा भारत की शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को सम्मानित किया गया। याद रहेगा। और ये 95वां ऑस्कर अवार्ड था। नाटू नाटू जो ये गाना है, इसको कंपोज किसने किया है? MM कीरावनी ने इसको कंपोज किया है। नेक्स्ट वन, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाए। देखिए दोस्तों, जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंटर बैंकिंग इसको ऑर्गेनाइज कराता है। और इस बार का ये अवार्ड भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिलहाल के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड क्यों दिया गया, क्यों इनको सम्मानित किया गया? क्योंकि दोस्तों, इन्होंने टफ टाइम में, यानी कि चैलेंजिंग भरे टाइम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने अपने काम में दिखाया। भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले कुछ सालों में। इसलिए इनको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है गवर्नर ऑफ द ईयर से। देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि RBI के किसी गवर्नर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहे हो। जो शक्तिकांत दास जी हैं, ये भारत के दूसरे गवर्नर हैं। इनसे पहले 2015 में इस अवार्ड से रघुराम राजन जी को सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा, 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? रघुराम जी राजन को दिया गया। दूसरे कौन बन गए हैं फिलहाल के जो गवर्नर है RBI के? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट वन, वायुसेना ने तैयार किया वायुलिंक सिस्टम। दोस्तों, हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने वायुलिंक सिस्टम तैयार किया है। अब ये है क्या वायुलिंक सिस्टम? सिंपल सी डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा। ये एक स्वदेशी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म या फिर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। स्वदेशी मतलब ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है, भारत में ही इसको तैयार किया गया, जिसका नाम है वायुलिंक। जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है जो भारत के फाइटर जेट है, इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को और भी फास्ट किया जा सके, और भी बेहतर किया जा सके कम्युनिकेशन को। इसलिए इस
वायुलिंक सिस्टम को तैयार किया गया और ये एक जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब भारत के जो फाइटर जेट है ना वो दुश्मन के इलाके में होते हैं तो वो जैमर लगा देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम इनका खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन ये जो वायुलिंक सिस्टम एयरफोर्स ने बनाया ये जैमर प्रूफ है, यानी कि अगर दुश्मन ने ऐसा रडार लगा रखा है, कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया जा सकता है, लेकिन ये जो वायुलिंक सिस्टम है ये जैम नहीं हो सकता क्योंकि ये जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। साथ ही जो भारत के फाइटर जेट है उनको आपस में टकराने से भी रोकेगा। इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया क्योंकि बहुत ही एडवांस फीचर, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ही एडवांस नेविगेशन सिस्टम इस वायुलिंक के अंदर लगाया गया। तो बहुत बड़ी बात है, भारत की इंडियन एयरफोर्स ने खुद वायुलिंक सिस्टम को तैयार किया है। याद रहेगा, YouTube के नए सीईओ बने नील मोहन। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि कोई भारतवंशी इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हों। दोस्तों जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हैं भारतवंशी नील मोहन, जिनको हाल ही में YouTube, जिसने फिलहाल इंडिया के अंदर तो क्रांति ला रखी है और YouTube के ऊपर ही आप ये वीडियो देख रहे हो। और फ्रेंड्स इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा YouTube के यूजर्स हैं या फिर क्रिएटर्स हैं, तो इनको YouTube के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किन की जगह ली? इन्होंने फॉर्मर सीईओ सुजैन वोजसिस्की की जगह ली, यानी कि अब तक YouTube की सीईओ थी सुजैन वोजसिस्की, लेकिन अब सुजैन वोजसिस्की की जगह ले ली है नील मोहन ने। और दोस्तों सुजैन वोजसिस्की YouTube या फिर Google की एक बहुत ही अहम कड़ी है क्योंकि सुजैन ने कंपनी के सह संस्थापक लैरी पेज और सरगई ब्रिन को कंपनी शुरू करने के लिए अपने गैराज में जगह दी थी, यानी कि बहुत टाइम से YouTube के साथ जुड़ी हुई थी सुजैन वोजसिस्की। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो YouTube के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं नील मोहन नियुक्त किए गए हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार बने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी के 45th वाइस चीफ कौन बन चुके हैं? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी इंपोर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, नीचे मैंने नोट डाउन कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने की सेना में पहली नियुक्ति जून 1985 में पहली बटालियन द असम रेजिमेंट में हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार लाइन ऑफ कंट्रोल पर 59 राष्ट्रीय राइफल बटालियन, इन्फेंट्री डिवीजन और इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को वर्ष 2019 के गणतंत्र सम्मान में युद्ध सेवा मेडल बार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि इनको 2019 गणतंत्र दिवस पर युद्ध सेवा मेडल बार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फिलहाल आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? MV सुचिंद्र कुमार बन गए हैं और ये 45वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब आप पूछोगे कि भैया इनसे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई इनसे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल बागवाली सोमशेखर राजू, ये 44th थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे। बिल्कुल इजी सा है, सबको पता है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की हुई सफल टेस्टिंग। दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फिलहाल आप कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें वो होगा एक एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड जो है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले नोकिया जब आया था नया बड़ा स्मार्टफोन, तो उसमें सिम्बियन था, तो वो नोकिया का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हो उसमें विंडो होता है, वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ये सब बाहर के थे, एंड्रॉइड भी बाहर का है, सिम्बियन भी बाहर का था, ठीक है, कोरिया का, बाकी सब कुछ ये बाहर के है। लेकिन जो भारोस है, अब भारत का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड की तरह। एंड्रॉइड बाहर का हो गया लेकिन भारोस अपना भारत का। इसकी सफल टेस्टिंग हो चुकी है। इसकी सफल टेस्टिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे थे। इसका निर्माण किसने करा? भारोस का। इसका विकास IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने की है। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई।
भारोस क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास किया है भारत ने। नेक्स्ट है यूएसए की आर बोनी गैब्रियल चुनी गई मिस यूनिवर्स। दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स का 71वां पेजेंट कार्यक्रम न्यू ओरियंस यूएसए में आयोजित किया गया। याद रहेगा इस बार 71वां एडिशन था मिस यूनिवर्स का, जिसका आयोजन न्यू ओरियंस यूएसए में किया गया और जिसको अपने नाम किया यूएसए की ही आर बोनी गैब्रियल ने। क्लियर है? और अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि 70वीं मिस यूनिवर्स कौन थी, तो भाई वो इंडियन थी, हरनाज कौर सांधू। हरनाज कौर सांधू ने ही इनको ताज पहनाया है क्योंकि 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट बन चुकी है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रनर अप जो रही हैं वो वेनेजुएला की अमांडा फर्स्ट रनर अप रही हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सेकंड रनर अप डोमिनियन रिपब्लिकन की एंड्रीना मार्टिनेज रही हैं, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किसने किया? दिविता राय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि भारत की तरफ से दिविता राय थी इस बार मिस यूनिवर्स में। इंपोर्टेंट एग्जाम में बनेगा। दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी, और इस लिस्ट को हर साल जारी करता है ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स, और जो अवार्ड देता है वो एम्स्टर्डम में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जारी किया जाता है, यानी कि जो सबसे अच्छे एयरपोर्ट है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो फ्रेंड, जो दुनिया की टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लिस्ट है, इसकी टॉप 20 लिस्ट में भी भारत का कोई भी एयरपोर्ट नहीं आता। जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट माना गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, वो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। और कौन इस लिस्ट को जारी करता है? ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक। याद रखिएगा। फरवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा, दोस्तों हर साल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा करता है, और ये अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर मंथ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। मान के चलिए फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ है, तो फरवरी मंथ में जिस प्लेयर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो उस प्लेयर को फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो भाई फरवरी मंथ में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, यह है हैरी ब्रूक। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैरी ब्रूक, जो कि स्क्रीन पर है, इन्होंने जीता। साथ ही विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने जीता। और ये भाई फरवरी मंथ का है, ठीक है। हर महीने एक अलग प्लेयर ऑफ द मंथ रहता है। इससे पहले जनवरी का अगर बात करें, जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? इंपोर्टेंट एग्जाम में गारंटीली पूछा जाएगा। जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ था भारत का युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने ओडीआई में दिखाई, सेंचुरी पे सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी इन्होंने लगा के दिखाई। तो याद रखिएगा, फरवरी के तो है हैरी ब्रूक, और भाई जनवरी के कौन थे? शुभमन गिल। के कृतिवासन बने टीसीएस के नए सीईओ और एमडी। टीसीएस के बारे में कौन नहीं जानता होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो भाई टीसीएस के नए सीईओ और एमडी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, किनको नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह इन्होंने ली? इन्होंने फॉर्मर सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन की जगह ली। इनसे पहले कौन थे? टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट वन है, अपॉइंटमेंट में पूछा जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। इंपोर्टेंट है, आईपीएल भाई चल चुके हैं और आईपीएल से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार चैंपियन बन चुकी है शायद आईपीएल में, और भाई इसका जो ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है 3 साल के लिए, वो बन चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्लियर है? एक दूसरे को दोनों प्रमोट करेंगे मिलके, और इस बार भी टाटा आईपीएल है। भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी बने यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी। बहुत बड़ी बात है, फिर से बात हो रही है एक भारतवंशी की, क्योंकि ये अमेरिकी एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए। और फ्रेंड्स, ये पहली बार है कि इतने बड़े ओहदे पर किसी भारतीय वंशी को नियुक्त किया गया है। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा, इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंट संबंधी मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। रवि चौधरी कौन है? जिनको हाल ही में यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट है दिव्यंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा। दोस्तों जनरल बिपिन रावत के बारे में कौन नहीं जानते होंगे, फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ये थे और सबको पता है 8 दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते तमिलनाडु में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, साथ ही लगभग 14 और सैनिक इनके साथ शहीद हुए थे। हाल ही में इनकी स्मृति में 2 अवार्ड की घोषणा की गई और ये अवार्ड दिए जाएंगे इंडियन नेवी के थ्रू। किन किन को दिए जाएंगे, एक तो कंपोजिट ऑफ एबिलिटी को दिया जाएगा, साथ ही मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को दिया जाएगा। इस बार भी 2 ऐसे ही पर्सनैलिटी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से पहला अवार्ड योग्यता के समग्र, ठीक है, कर्म के प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया गया। ठीक है, प्रशिक्षु को दिया गया। साथ ही दूसरा अवार्ड गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में नेवल हाई कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर को यह अवार्ड दिया गया। क्लियर है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में जो अवार्ड, कितने अवार्ड, मतलब कितनी अवार्ड की घोषणा करी गई, 2 अवार्ड की घोषणा करी गई। किसने करी, इंडियन नेवी ने करी। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप का नया प्रारूप हुआ लॉन्च। दोस्तों जो सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट अवार्ड है या फिर टूर्नामेंट है या फिर इवेंट है दुनिया भर के अंदर, वो फीफा ही है। कुछ लोग क्रिकेट सोचते हैं, लेकिन फीफा का क्रेज अपने आप में खतरनाक है। फुटबॉल का क्रेज सबसे नेक्स्ट लेवल पर है। तो दोस्तों हाल ही में 2022 के फीफा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कतार में इसका आयोजन हुआ था और विनिंग टीम अर्जेंटीना रही है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कमाल दिखाया था, गोल्डन बूट से भी उनको सम्मानित किया गया। लेकिन 4 साल बाद जो फीफा होने वाला है, इसकी घोषणा पहले से ही हो चुकी है। इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है, फीफा विश्व कप 2026, जिसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में किया जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में किया जाएगा। सब लोग इतना तो याद करके बैठे कि फीफा 2022 का आयोजन कतार में हुआ, लेकिन भाई 2026 वाला भी याद कर लीजिए। क्लियर है। प्रेजेंट के फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो ज्ञानी इन्फेंटिनो है, ज्ञानी इन्फेंटिनो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2026 फीफा विश्व का फाइनल डेट 19 जुलाई है, यानी कि जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो 2026 19 जुलाई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में इस बार 48 टीमों को 12 ग्रुप में रखा गया है। 12 ग्रुप्स के साथ पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि पहली बार 12 ग्रुप बनाए गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में, यानी कि इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल होता जा रहा है। अगले होने वाले वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। पिछले आयोजन में 32 टीमें ने भाग लिया। 2022 में 32 टीमें थी, लेकिन इस बार 48 टीमें इसमें भाग ले रही है। अब इस टूर्नामेंट को पहले से कहीं अधिक बड़ा बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा। कहां पर होगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानी इन्फेंटिनो है। और 19 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार 48 टीमें 12 ग्रुप में इसमें भाग ले रही हैं। ओपन एआई ने लॉन्च किया एडवांस चैट बॉक्स जीपीटी चैटबॉक्स जीपीटी के बारे में सब लोग जानते हैं, फिलहाल बहुत पॉपुलर हो रखा है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो, एक इंसान की तरह चैट में सामने से रिप्लाई आता है, सामने से जवाब आता है। लेकिन ये एक तरीके से भारत में फेल हो गया था। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसका टेस्ट ले लिया गया था, इसको आईएएस के एग्जाम में बैठा दिया गया था। सबसे पहले तो ओपन एआई के बारे में जानिए, जिसने चैट बोट जीपीटी लॉन्च किया था। ओपन एआई अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, क्लियर है, जिसने चैट जीपीटी की सफलता के बाद एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जीपीटी 4 को लॉन्च किया। यानी कि दुनिया भर के अंदर चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बाद अब इसका एक एडवांस वर्जन ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी 4 के नाम से। अब ये भारत के अंदर अनसक्सेसफुल कैसे हुआ था, देखिए सब लोग बहुत इसको पसंद कर रहे थे। कुछ भी सवाल है वो फटाक से, जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर कहीं रिप्लाई कर रहे हो और सामने से कोई इंसान उनके सवाल का आंसर दे रहा हो, ऐसा एक्सपीरियंस आप इस पे कर सकते हो। लेकिन आईएएस के एग्जाम में इसमें इसको बैठा दिया गया, जहां पर ये लगभग 54% ही कामयाब रहा, मतलब 54% क्वेश्चन के ही सही आंसर दे पाया, मतलब आईएएस के एग्जाम में ये फेल हो गया, तो ऐसा कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा चैट जीपीटी 4 किसने लॉन्च किया, ओपन एआई ने लॉन्च किया। ओपन एआई है क्या, अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है। और ये क्या है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है। दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर है।
टॉप 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है और भारत के 39 शहर इसमें आ चुके हैं। तो आप सोचिए भारत में कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले समझिए ये जो टॉप 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की है वो किसने जारी की है। स्विस फर्म IQ एयर ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की। किसने करी? स्विस फर्म IQ एयर ने। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने इसको जारी किया, तो नोट करिए। तो भाई इस लिस्ट में जो नंबर फर्स्ट पर सिटी आई है वो लाहौर है, पाकिस्तान। मतलब सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड सिटी है वो पाकिस्तान की लाहौर सिटी है। नंबर 2 पर है होटन, यानी कि जो कि चाइना की है। नंबर 3 पर भारत की एक सिटी है भिवंडी, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी इसको माना गया इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 4 पर फिर से दिल्ली आ जाता है, भारत की सिटी आ जाती है। फिर नंबर 5 पर पाकिस्तान की है। फिर नंबर 6 पर दरभंगा, इंडिया की एक सिटी आ जाती है। 7वें पर फिर इंडिया आ जाता है। 9वें पर फिर न्यू दिल्ली आ जाता है, यहां पर दिल्ली, यहां पर न्यू दिल्ली। 10वें पर फिर भारत का ही एक शहर पटना आ जाता है। तो यार काफी गंभीर स्थिति है पोल्यूशन के मामले में, क्योंकि 50 ही तो देशों की ये लिस्ट है और 50 में से 39 तो भारत ने ही एक्वायर कर लिए। तो यार गंभीर विषय है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटी और लीस्ट पोल्यूटेड सिटी के बारे में। देखिए मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की लिस्ट तो आपके सामने है, लाहौर है, दूसरे पर भिवंडी है, तीसरे पर दिल्ली है, चौथे पर ये है पाकिस्तान का ही, 5वें पर दरभंगा। लीस्ट पोल्यूटेड रीजनल सिटी, यानी कि जहां पर सबसे कम है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोल्यूशन, वो भाई एक है तारकेश्वर। ये इंडिया के अंदर ही है, सबसे कम पोल्यूशन इसके अंदर है। साथ ही डिगबोई, ये भी इंडिया के अंदर ही है, दूसरी है, ठीक है। और भी काफी सारी है। तो ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, सुरेखा यादव बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आप जानते हो, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तक तो इस ट्रेन को भाई मेल पायलट यानी कि पुरुष पायलट चला रहे थे, लेकिन अब सुरेखा यादव पहली ऐसी महिला बन गई है जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। क्या क्या पूरा विषय है समझिए। सुरेखा ने निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। ट्रेन को निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने 450 किलोमीटर की दूरी तय करी। एग्जाम में हमेशा फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, यानी कि कोई भी पहला इंसान, कोई भी पहली महिला जिसने कुछ काम किया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो भाई पहली महिला जिसने वंदे भारत ट्रेन चलाई है वो कौन है? सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? सुरेखा यादव। पीएम बने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के गवाह। ये क्वेश्चन दूसरा तीसरा ही था, क्योंकि आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जो कि हुबली में। अभी मैंने आपको उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल दी। और फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसको शामिल किया जा चुका है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के गवाह बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करे। जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दूसरा है मैक्सिमम चुनावी रैली करने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और मैक्सिमम 3D चुनावी रैली करने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। नेक्स्ट है जनधन योजना एक लॉन्च करी गई थी, ठीक है, जिससे हर एक गांव के हर एक इंसान को खाते, बैंकिंग सेवा से जोड़ना इनका उद्देश्य था। सबसे ज्यादा एक दिन में सबसे ज्यादा खाते खोले जाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। यह योजना भी पीएम मोदी ने शुरू करी थी। एक था मोस्ट एक्सपेंसिव सूट, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का एक शूट था, ठीक है, जो कि शायद प्लास्टिक किसी चीज से ऐसा बना हुआ था, जो कि 4 करोड़ रुपए उसकी शायद कीमत लगी थी। वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल था। केवल यही नहीं, और भी काफी सारे रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी के नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसलिए यह बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के गवाह बन चुके हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। तो फाइनली फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त कर लिए गए हैं, और ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नाम है इनका रामचंद्र पौडेल, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने किनकी जगह ली, यानी कि पहले नेपाल की राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी पहले नेपाल की राष्ट्रपति। अब
अब नेपाल के राष्ट्रपति बन चुके रामचंद्र पौडेल। अब आप पूछोगे कि भैया नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बता दो, बिल्कुल बताएंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूरा नाम है इनका पुष्प कमल दहल प्रचंड, फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा भारत का पड़ोसी देश है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने। क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए दोबारा से आ रहा है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने इस अवार्ड को अपने नाम किया है, और साथ ही डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने भी ऑस्कर अवार्ड को अपने नाम किया है, और ये 95th ऑस्कर अवार्ड था, ये भी याद रखिएगा। नेफ्यू रियो 5वीं बार बने नागालैंड के सीएम। नागालैंड के सीएम कौन बन गए हैं? नेफ्यू रियो, और ये 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने हैं। और राज्यपाल के बारे में आपको पता ही होगा, ला गणेशन है। नेक्स्ट है, कर्नाटक ने 54 साल बाद जीता संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले तो ये समझिए संतोष ट्रॉफी है क्या। संतोष ट्रॉफी जो बिलोंग करती है वो फुटबॉल इवेंट से करती है, यानी कि फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए संतोष ट्रॉफी दी जाती है। क्लियर है। और फ्रेंड्स, लगभग ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, यानी कि जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट है, भारत के अलग अलग स्टेट के बीच में इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। तो लगभग 54 साल बाद कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी को अपने नाम करवाया, और इस बार इसका जो आयोजन करवाया गया था संतोष ट्रॉफी का, वो 76th एडिशन था, 76वां एडिशन कर्नाटक ने अपने नाम किया है। देखिए, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है ये एक। संतोष ट्रॉफी अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि है क्या, ये एक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। हालांकि बाकी के शुरुआती मैचेस थे वो तो भारत के अंदर ही खेले गए थे, लेकिन जो फाइनल मैच था वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, और फाइनल मैच जो हुआ था वो कर्नाटक और मेघालय राज्य का हुआ था। 3-2 से कर्नाटक ने इसको अपने नाम किया। ये क्वेश्चन बनेगा कि फाइनल मैच संतोष ट्रॉफी का कहां खेला गया? सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग्स फहद इंटरनेशनल में खेला गया। अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली गई। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही एडवांस मिसाइल है, एक स्वदेशी मिसाइल है, भारत के द्वारा इसको बनाया गया है। DRDO के बारे में आपने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के डिफेंस के लिए हथियार बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, साथ ही मिसाइल बनाने का काम करता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? ब्रह्मोस मिसाइल विद, यहां से पढ़िए, ब्रह्मोस मिसाइल, द ब्रह्मोस इज अ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन। ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन से, इसको लॉन्च किया जा सकता है शिप से, इसको लॉन्च किया जा सकता है एरोप्लेन, और इसको लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसको सुपरसोनिक बोला जाता है। नोटेबल बीइंग द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड एट द टाइम इट्स इंट्रोडक्शन, यानी कि काफी फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये दुनिया भर के अंदर ही। ब्रह्मोस मिसाइल विद 800 किलोमीटर रेंज, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 800 मीटर इसकी फिलहाल किलोमीटर इसकी रेंज है। एंड एन एबिलिटी टू हिट प्रोजेक्टेड टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी कि 800 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को एकदम एग्जैक्ट हिट कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। प्लान्स आर टू इवेंचुअली अपग्रेड ऑल मिसाइल्स टू अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर, और प्लानिंग चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है कि जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है इसकी जो रेंज है 800 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर करने की। तो हाल ही में अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल की एक सफल टेस्टिंग की गई है। क्लियर है, एक और एडवांस इसकी टेस्टिंग करी गई है। तो इसके साथ कुछ बूस्टर लगाए गए थे, बूस्टर लगा के इसकी एक सफल और टेस्टिंग कर ली गई, क्योंकि इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाने का काम चल रहा है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए ब्रह्मोस मिसाइल क्या है आप बता दोगे, इसकी रेंज क्या है वो भी आप बता दोगे। हाल ही में इसका सफल परीक्षण अरब सागर में किया गया, अक्सर इसके परीक्षण होते रहते हैं। नेक्स्ट है 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड की घोषणा। दोस्तों हाल ही में 8 नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। दोस्तों भारत के जो सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर हैं उनको सम्मानित किया जाता है इस नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड से। हाल ही में इस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर्स को, वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल
मुरुगन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस बार टोटल 3 कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर को। देखिए ध्यान से, सिप्रा दास को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिप्रा दास को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। साथ ही अरुण शाह को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 कैटेगरी हमारी हो गई। प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैटेगरी का जो थीम था लाइफ एंड वाटर, इस बार इसका थीम था और ये किसको दिया गया? प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैटेगरी का अवार्ड ये शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। एमेच्योर फोटोग्राफी कैटेगरी का थीम क्या था? कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया था। ये किसको दिया गया? ये अरुण शाह को दिया गया। और मैंने आपको बता दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको दिया गया? सिप्रा दास को दिया गया। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स ये देखिए 2015 में भी इसका आयोजन कराया गया था। ये मतलब तीनों कैटेगरी के अवार्ड है आपके सामने। 2015 में किनको दिया गया? 16, 17, 18 और फिर 19। ठीक है, किस सिप्रा दास को इस बार 2019 का ये दिया गया। तीनों है। ये 2019 वाला इस बार आयोजन कराया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं कराया जा रहा था। तो ये देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सिप्रा दास, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर शशि कुमार रामचंद्रन और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अरुण शाह। सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी, भारत 144वें स्थान पर। दोस्तों कल ही पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट ने इस बार काफी सारे लोगों को चौंका दिया है क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान पीछे खिसक चुका है। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स भी 2 टाइप की होती है। एक तो हैंडले जारी करता है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं और जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एक और ये दूसरी रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट को इस बार किसने जारी किया है? पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म अर्टोन कैपिटल दैट रैंक पासपोर्ट ऑफ 199 कंट्रीज। यानी कि ये जो पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स है जिसको कल जारी किया गया, इसको जारी किया गया अर्टोन कैपिटल के द्वारा, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म है। टोटल 199 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 199 देशों के ऊपर सर्वे किया गया, उसके बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया जिसमें भारत को 144वां यानी कि 199 में से 144वां स्थान भारत को मिला है। अब ये रैंकिंग किस बेसिस पर जारी की जाती है? देखिए दोस्तों, दुनिया भर के देशों के ऊपर सर्वे किया जाता है और यह देखा जाता है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है बिना वीजे के। अगर कोई देश ऐसा है जो कि अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है विदाउट वीजा, केवल पासपोर्ट के बेसिस पर, तो उस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल माना जाता है और उसको इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी रैंक दी जाती है। समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग इस बेसिस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो पिछले साल भारत को 138वीं रैंक इसमें मिली थी, इस बार 144वीं रैंक मिली है। तो जाहिर सी बात है 6 पायदान पीछे खिसक चुका है। इसमें जो टॉप रैंक मिली है, द यूनाइटेड अरब अमीरात टॉप्ड द इंडिविजुअल पासपोर्ट रैंक विद अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 181, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें पहली रैंक पर है इस रिपोर्ट में, जो कि अर्टोन कैपिटल द्वारा जारी की गई। यूनाइटेड अमीरात का पासपोर्ट सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह देश अपने नागरिकों को 181 कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है विदाउट वीजा, मतलब 181 कंट्रीज में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसके बाद स्वीडन है, जर्मनी है, फिनलैंड है, लैक्समबर्ग है, स्पेन है, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया विद जोइंट मोबिलिटी स्कोर 174। यानी कि ये सारी कंट्रीज यूएई से बाद में आती है क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी अपने नागरिकों को लगभग 174 कंट्रीज में जाने का मौका देती है, जाने की अनुमति देती है विदाउट पासपोर्ट। क्लियर है? इंडिया मोबिलिटी स्कोर फेल फ्रॉम 71 2019, यानी कि 2019 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मोबिलिटी स्कोर था, यानी कि इंडिया अपने नागरिकों को 71 कंट्रीज में जाने की अनुमति दे रहा था 2019 तक बिना वीजे के। उसके बाद 2020 में 47 पे आ गए खिसक के। ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस की, क्योंकि काफी सारे देशों के साथ जो समझौते थे वो पुराने हो चुके थे और समझौते नहीं हो पाए थे। तो फाइनली 2023 में क्या हुआ? स्कोर जो है 2022 में 73वें चला गया, यानी कि 2022 में 73 कंट्रीज में जाने की अनुमति दे रहा था इंडियन अपने नागरिकों को विदाउट वीजा। एज ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस वेयर ग्रेजुअली लिफ्टेड बट इट फॉल बैक टू 70। यहां पर
मतलब हाई हुआ था स्कोर, मोबिलिटी स्कोर। लेकिन फिर 2023 में 70 कंट्रीज आ गया, 2022 में 73 कंट्रीज में जाने की अनुमति दे रहा था, लेकिन अब 2023 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2023 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70 कंट्रीज ही रह गई है। यानी कि आप इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पासपोर्ट के बेस पर बिना वीजे के 70 कंट्रीज में जा सकते हैं, केवल 70 कंट्रीज जहां पर आपको वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि वीजा ऑन अराइवल कंट्री है। क्लियर है? इसीलिए भारत को इसमें 144वां स्थान मिला है, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ भारत समझौता नहीं कर पाया है या फिर अभी तक नहीं कर रहा है, जिस वजह से मोबिलिटी स्कोर काफी कम है भारत का। तो याद रखिएगा कौन सी रिपोर्ट में है, आर्टोन कैपिटल वाली रिपोर्ट में भारत 144वें स्थान पर है पासपोर्ट रैंकिंग में। अब एक रिपोर्ट होती है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स भी ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, यह भी पावरफुल पासपोर्ट की ही एक रैंकिंग है, लेकिन इसमें भारत 85वें स्थान पर है। क्लियर है? इसमें भी लगभग 199 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी करता है लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स। क्लियर है? हर साल इस रिपोर्ट को जारी करता है। 199 कंट्रीज का पासपोर्ट है, पासपोर्ट्स के ऊपर यह सर्वे किया जाता है। हैनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को 85वीं रैंक मिली है। सबसे बढ़िया जो पासपोर्ट है हैनले के अकॉर्डिंग वो जापान का है, क्योंकि 193 कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है जापान अपने नागरिकों को बिना वीजे के। बिल्कुल कितना मजा है इनका। दूसरे पर सिंगापुर का पासपोर्ट है, क्योंकि 192 कंट्रीज में जाने की अनुमति दे रहा है। तीसरा जर्मनी का है, स्पेन का 190 दे रहा है, फिर फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ऑलमोस्ट वही कंट्रीज है लगभग जो हमारी इस वाले इंडेक्स में थी, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना पासपोर्ट का, ये 1-2 महीने के अंदर ही चेंज हो जाता है। क्योंकि 1-2 महीने के अंदर इसलिए चेंज होता है क्योंकि देश एक दूसरे देश के साथ समझौते करते रहते हैं, एग्रीमेंट करते रहते हैं। क्लियर है? तो स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है, मोबिलिटी स्कोर। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जिनको हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग मिली है। ये लिस्ट है 10 कंट्रीज की जो कि नीचे खिसक गई है, जिसमें से श्रीलंका है, जो कि श्रीलंका सूडान है, जो कि केवल 42 कंट्रीज में ही जाने की अनुमति देता है। बांग्लादेश है 101वें पर है, 41 कंट्रीज में जाने की अनुमति देता है। लास्ट लगभग अफगानिस्तान है, 109 पर आता है ये, जो कि 27 कंट्रीज में ही जाने की अनुमति देता है बिना वीजे के अपने नागरिकों को। और भारत तो 85वें स्थान पर है ही। ये लगभग हैनले के अकॉर्डिंग 61 के आसपास अब स्कोर होगा शायद, जो कि कंट्रीज में जाने का मौका देता है। सर्च कर लीजिएगा एग्जैक्ट 61 ही है क्या। नेक्स्ट है कोनार्ड सांगमा, लगातार दूसरी बार बने मेघालय के सीएम। तो भाई स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यह है कोनार्ड सांगमा, जो कि दूसरी बार लगातार मेघालय के सीएम बन चुके हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए सांगमा के बेटे हैं कोनार्ड सांगमा। कोनार्ड सांगमा 2016 से 2018 तक तुरा से सांसद भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि फिलहाल मेघालय के सीएम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कोनार्ड सांगमा है, और ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख भी हैं। नेक्स्ट वन, गवर्नर भी आप पूछोगे कि भैया मेघालय के गवर्नर भी बता दो, क्योंकि एग्जाम में तो गवर्नर भी पूछा जा सकता है। तो मेघालय के गवर्नर कौन है? फगू चौहान है। वो वान थोंग चुने गए वियतनाम के नए राष्ट्रपति। दोस्तों वियतनाम देश के बारे में शायद आप जानते होंगे, भारत से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। तो आपको आगे वियतनाम से रिलेटेड थोड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि मैप में कहां पर ये लोकेट करता है, इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, फिलहाल कौन सी पार्टी यहां पर रूल कर रही है। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुआंग चुने गए हैं, क्योंकि पुराने राष्ट्रपति जो थे गुयेन जुआन फुक, उन्होंने किन्हीं कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी, मतलब जो पार्टी फिलहाल वहां पर सत्ता में थी, उसके एक पॉलिटिशियन 52 वर्षीय जिनका नाम है वो वान थुआंग, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। याद रहेगा वियतनाम के राष्ट्रपति किनको चुना गया? वो वान थुआंग। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और भाई ये आप मैप देख रहे होंगे, भारत है, यहां पर आप देखोगे म्यांमार है, ये आ जाता है थाईलैंड, ये आ जाता है वियतनाम। देख रहे हो ये इंडिया है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई है, डायलिंग कोड है +84, जैसे कि भारत का +91 है। पॉपुलेशन 9.375 करोड़ है 2021 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग है।
ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज ही है। देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना चाहते हो लेकिन आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो वियतनाम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों, वियतनाम एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन तो है ही, साथ ही आप एक लो बजट में पूरे वियतनाम को घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ के 100 रुपीज वहां के 1000 के बराबर है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। तो बहुत ही लो बजट में आप पूरे वियतनाम को अच्छे से घूम सकते हो, आप अच्छे से लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, तो घूमने के मामले में, टूर के मामले में वियतनाम काफी सस्ता पड़ेगा आपको इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे कि थाईलैंड वगैरह तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी ने जीता फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड। दोस्तों, हाल ही में लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना टीम के कप्तान है, इन्होंने फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है, क्योंकि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतार में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, इन्होंने गोल्डन बूट भी अपने नाम किया है और साथ ही इनको अब फीफा बेस्ट फुटबॉलर का भी अवार्ड दिया जा चुका है। अर्जेंटीना की कैपिटल आपको पता होगा, ब्यूनस आयर्स से एग्जाम में पूछी गई थी हाल ही में। जीडी के करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पीसो है। नेक्स्ट है, क्रेन फुलटन बने इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। तो भाई इंडियन मेंस हॉकी टीम जिनकी परफॉर्मेंस इस बार FIH में बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके बाद कोच को बदला गया। अब इंडियन मेंस हॉकी टीम के जो कोच हैं वो क्रेन फुलटन बन चुके हैं, जो कि शायद भाई इंग्लैंड के हैं। ठीक है, शायद सर्च करिएगा। और इससे पहले फॉर्मर ग्रेहम रीड थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर थे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर। इनसे पहले तो भाई क्रेन फुलटन ने ग्रेहम रीड की जगह ले ली है, क्योंकि अब और अच्छी परफॉर्मेंस निकलवानी है इंडियन हॉकी टीम से। तो क्रेन फुलटन हेड कोच बन चुके हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। तो हाल ही में भाई कर्नाटक में पीएम मोदी ने एक और बड़ा उद्घाटन किया है, जहां पर शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दूसरा क्वेश्चन ही था, कर्नाटक के हुबली में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो बहुत ज्यादा बार जा चुके हैं, बहुत सारे दौरे हो चुके हैं कर्नाटक में पीएम मोदी के। क्यों? क्योंकि आपको पता है आने वाले महीनों में कर्नाटक में इलेक्शन है, तो सब कुछ राजनीति का खेल है भाई। तो शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर्नाटक में ही किया गया है। इस एयरपोर्ट का विकास लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया, जो आधुनिक सुविधा से लैस है। इसके यात्री टर्मिनल का भवन कमल के आकार का बनाया गया है। ध्यान दीजिए, जो शिवमोगा एयरपोर्ट है इसका जो डिजाइन है वो कमल के आकार का बनाया गया है, दिखाऊंगा आपको आगे। इसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। यह हवाई अड्डा 662 एकड़ में फैला हुआ है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के सीएम कौन है फिलहाल? बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है फिलहाल? थावरचंद गहलोत है। और जो मैंने आपको बताया, जो शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर्नाटक में हुआ है, ये कमल के टाइप का है, ये देख रहे हो। ठीक है, ये कमल के आकार का है, लोटस आकार का है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 6ठी बार जीता T20 वर्ल्ड कप। बहुत बड़ी बात है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम तो बेटर है, चाहे वो मेंस की हो या फिर वुमेन्स की हो। तो फाइनली इस बार ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। पुरुषों का किसने अपने नाम किया वो तो आपको पता ही होगा, 2022 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने नाम किया। रनर अप टीम कौन थी? पाकिस्तान थी। तो मेंस T20 वर्ल्ड कप तो इस बार गया 2022 वाला इंग्लैंड के नाम पर, लेकिन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो गया है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर गया है। और ये 6वीं बार ऐसा हुआ कि इन्होंने वर्ल्ड कप में अपने नाम किया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब वर्ष 2010 में जीता था। साउथ अफ्रीका का न्यूलैंड्स केप टाउन ग्राउंड में यह फाइनल मैच इस बार खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2010 में इसको अपने नाम किया, फिर 2012, फिर 2014, 2018, 2020 और अब 2023 में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, इस बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। एशियन चेस फेडरेशन में ग्रैंड मास्टर डी गुगेश प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये है भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुगेश, जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। याद रहेगा,
एशियन चेस फेडरेशन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, क्योंकि चेस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। द एशियन चेस फेडरेशन इज द कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट ऑफ चेस इन इंडिया। क्लियर है। हेडक्वार्टर इसका अल इन यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर है। मेंबरशिप जो है वो 52 नेशनल फेडरेशन की मेंबरशिप इसके पास है। प्रेसिडेंट जो है इसके फिलहाल अध्यक्ष है सुल्तान बिन खलीफा अल नायान, इसके फिलहाल प्रेसिडेंट है। क्लियर है। तो भाई जो डी गुगेस को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। इनका पूरा नाम है दोमाराजो गुगेस। 16 साल इनकी उम्र है। चेन्नई के ये रहने वाले हैं। इनको ऑलरेडी फीडे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 2019 में फीडे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। फीडे भी एक चेस की बहुत बड़ी चैंपियनशिप है। बहुत बड़ी क्या, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप फीडे ही है। फीडे का मतलब होता है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऐसे। क्लियर है। फीडे करेंटली हैज इट्स हेडक्वार्टर इन ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड के, बट इट वाज इनिशियली फाउंडेड इन 1924 इन पेरिस अंडर द मोटो जेंस यूना शोमास। ठीक है, जो कि लेटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वी आर वन फैमिली। पिछले साल आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में डी गुगेस ने 9-11 से रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पिछले साल महाबलीपुरम में किया गया था। तो भाई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है चेस के, और इस बार इन्होंने एशिया चेस फेडरेशन में डी गुगेस ने प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान हासिल किया है। याद रहेंगी ये सारी चीजें। फीडे की फुल फॉर्म बता दी, फीडे का हेडक्वार्टर बता दिया, फीडे की स्थापना 1924 पेरिस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तभी फ्रेंच इंटरनेशनल डैश ऐसे इसका मतलब है, क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कांस्य पदक जीता IAS सुहास LY ने स्पेन में। तो भाई भारतीय जो हैं वो स्पेन में भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। सुहास LY जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर भी हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी मतलब DM ऑफिसर हैं। इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेन सिंगल SL4 इवेंट में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 2016 बीजिंग एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2017 तुर्किश ओपन में रजत पदक सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। 2018 जकार्ता एशियन पैरा गेम में कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2018 नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2019 आयरलैंड ओपन में रजत पदक, 2019 तुर्किश ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक लाकर देश का नाम रोशन किया, और 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे लोग यार कहां पर होते हैं, इतना जुनून, इतना मोटिवेशन कहां से ये लोग लाते हैं। इतने सारे अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए। ऑलरेडी IAS ऑफिसर है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से, और विदेश में इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स इन्होंने अपने नाम किया। और इतना ही नहीं, 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोचिए एज देखिए कितनी है। सोच यार, इन लोगों को देख के सच में अंदर से मोटिवेशन आता है कि कुछ करना है। नेक्स्ट है, BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया नीति आयोग का CEO। दोस्तों नीति आयोग जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी, जिसके वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। लेकिन यहां पर बात हो रही है नीति आयोग के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, जो कि नियुक्त किए गए हैं हाल ही में BR सुब्रमण्यम, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इन्होंने किन की जगह ली है? इन्होंने परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जब नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर थे, लगातार ये क्वेश्चन बना कि नीति आयोग के CEO कौन है, नीति आयोग के CEO कौन है, तो सबके माइंड में जाहिर सी बात है ये छपा होगा परमेश्वरन अय्यर। तो भाई फिलहाल परमेश्वरन अय्यर की जगह ले ली है BR सुब्रमण्यम ने, क्योंकि परमेश्वरन अय्यर जिन्हें 3 वर्षों के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक, ये इंपोर्टेंट है, परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक के ED के रूप में किनको नियुक्त किया गया? जो कि पहले नीति आयोग के CEO थे परमेश्वरन अय्यर। तो अब नीति आयोग के CEO कौन बन गए हैं? BR सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे 2-3 बार बताना पड़ता है।
बेस्ट फिल्म बनी द कश्मीर फाइल। आपको पता है लास्ट ईयर द कश्मीर फाइल आई, इसने क्रांतिकारी मतलब एक क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी ये। तो ये बेस्ट फिल्म बन चुकी है क्योंकि इस साल जो दादा साहिब फाल्के का आयोजन हुआ उसमें बेस्ट फिल्म का दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो दिया गया वो भाई द कश्मीर फाइल को ही दिया गया। बेस्ट एक्टर शायद रणबीर कपूर को मिला है दादा साहिब फाल्के का। छात्रों द्वारा बनाए गए 150 सैटेलाइट हुए लॉन्च। दोस्तों हाल ही में छात्रों द्वारा बनाए गए 150 सैटेलाइट लॉन्च किए गए एक साथ। छात्रों ने इसमें बहुत हेल्प करी। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया। यह छात्रों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम था। इसकी पहल मार्टिन फाउंडेशन द्वारा की गई जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर एक मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन प्रोजेक्ट में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों के कुल 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिली साई सौंदर्य राजन भी मौजूद थी। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहां से लॉन्च किया गया ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु के चंगेजपट्टू जिले के पट्टीपलम गांव से लॉन्च किया गया एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत। सौर आधारित ड्रोन सूरज लॉन्च किया गरुड़ एरोस्पेस ने। दोस्तों हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन जिसको नाम दिया गया सूरज, इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों इस लॉन्चिंग में और कौन शामिल था? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जिनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, यह भी इस लॉन्चिंग में शामिल थे। दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप है जो कि एरोस्पेस के फील्ड में काम करता है। पहले से ही भारत की बहुत ज्यादा हेल्प इसने की है, डिफेंस की बहुत ज्यादा हेल्प की है, यानी कि इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ही हाई टेक ड्रोन इन्होंने बनाए हैं। और हाल ही में इन्होंने एक सौर एनर्जी से चलने वाला सूरज ड्रोन भी बना लिया और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। देखिए इस हाईटेक ड्रोन को डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही ये जो फिलहाल रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, इन्होंने लॉन्च किया। इसकी मदद से बॉर्डर एरिया की निगरानी में काफी मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लाइट टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये सौर एनर्जी से उड़ रहा होगा। तो बॉर्डर एरियाज की निगरानी करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस सूरज ड्रोन से। तो भाई डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और फिलहाल ये किस पोस्ट पर है? ये फिलहाल जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और फिलहाल डीआरडीओ के प्रेसिडेंट कौन है? इंपोर्टेंट एग्जाम में बन चुका है जीडी के एग्जाम में। डीआरडीओ के प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत फिलहाल डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है तो क्वेश्चन बनेगा। तो भाई बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया। इन स्क्रीन के ऊपर है। इनसे पहले कौन थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति? मोहम्मद अब्दुल हामिद थे। और फिलहाल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है, सबको पता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इस टर्म को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता शुभमन गिल ने। तो दोस्तों फिलहाल शुभमन गिल का क्रिकेट में जबरदस्त जलवा चला हुआ है क्योंकि इन्होंने हाल ही में ओडीआई सीरीज में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। सेंचुरी पे सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी तक इन्होंने मारी है। और मैं आपको बता चुका हूं हर महीने आईसीसी किसी ना किसी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है, यानी कि उस मंथ के अंदर जिस खिलाड़ी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है उस खिलाड़ी को उसी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से महीने के लिए इनको चुना गया? तो भाई इनको जनवरी मंथ के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया, ठीक है। इस लिस्ट में अन्य दावेदारों में गिल के हम वतन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी थे क्योंकि मोहम्मद सिराज की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है इस बार। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे भी थे, लेकिन जीते कौन रेस में? वो भाई हमारे शुभमन गिल जीते हैं
खतरनाक परफॉर्मेंस इनकी निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मुझे पहले क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं बहुत ही सिलेक्टेड मैचेस देखा करता था, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल देख लिया। उसके बाद धोनी की परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, तो जिस मैच में धोनी खेल रहे होते थे मैं वही मैच देखता था। क्लियर है। अब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि अब जो खिलाड़ी है ना वो नेक्स्ट लेवल के हैं। एक तो शुभमन गिल, क्या नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, एक हमारे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंस, और विराट कोहली तो है ही नेक्स्ट लेवल के प्लेयर, उनके तो कोई टक्कर है ही नहीं। रोहित शर्मा, तो एक से खिलाड़ी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट अब बढ़ गया है। तो अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो बताइएगा आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, और IPL की तो दीवानगी अलग ही है भारत के अंदर, जो कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। तो भाई एशिया का एक सबसे बड़ा जो एरो शो होता है ना, उसका उद्घाटन भारत में किया गया पीएम मोदी जी द्वारा। ठीक है, ये 14th एरो इंडिया था, जो कि 2023 में जिसका आयोजन किया गया। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है ना, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इसका मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं ये है क्या। एरो इंडिया इज अ बाइनियल, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाला ये शो है। एयर शो एंड एविएशन एग्जीबिशन हेल्ड इन बेंगलोर, यानी कि एविएशन का एक एग्जीबिशन है एक तरीके से। इंडिया एट यलहंका एयर फोर्स स्टेशन, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस एरो शो में स्वदेशी उपकरणों, साथ ही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी बढ़ेगी। यानी कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है एरोस्पेस में, साथ ही जो विदेश की टेक्नोलॉजी है उनके साथ उनका एग्जीबिशन एक तरीके से, और उनके साथ साझेदारी बढ़ेगी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है एरोस्पेस के मामले में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी भारत की इस एरोस्पेस शो के। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएगी एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस का उद्घाटन कहां पर किया गया, भारत के बेंगलुरु में किया गया, और ये 14th एरो इंडिया 2023 था। नेक्स्ट वन है, RBI जल्द लॉन्च करेगा QR कोड आधारित कोइन वेंडिंग मशीन। दोस्तों, अभी तक तो आप जब ATM के अंदर जाते हो, कार्ड डालते हो तो कैश निकलता है, ठीक है, नोट निकलती है कागज वाले। लेकिन अब RBI जल्दी ही एक QR कोड आधारित कोइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने वाला है, जहां से आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट के बैलेंस से कोइन भी निकाल सकते हो। कोइन यानी कि सिक्के, 5 का, 2 का, 10 का, ऐसे कोइन भी आप निकाल सकते हो, वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, क्योंकि कोइन की शॉर्टेज मार्केट में चलती रहती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है, भारत के रिक्की केज ने जीता अपना 3रा ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, रिक्की केज जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इन्होंने भारत को 3रा ग्रैमी अवार्ड दिला दिया है। ठीक है, भारतवंशी हैं ये भी। देखिए फ्रेंड्स, 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड का आयोजन हाल ही में कराया गया, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन कराया गया। 6 फरवरी 2023 को इसका आयोजन कराया गया। क्लियर है। भारत के रिक्की केज ने रॉक लीजेंड, ठीक है, स्टीवर्ट कैपलैंड के साथ अपने सबसे हालिया एल्बम डिवाइन टाइड्स के बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज ने सबसे पहले वर्ष 2015 में यह प्रसिद्ध म्यूजिक अवार्ड जीता था। किसके लिए? विंड ऑफ शमशेरा के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर को सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका रिक्की केज। 2015 में भी इन्होंने इस अवार्ड को जीता था। किसके लिए? कौन सी एल्बम के लिए? विंड्स ऑफ शमशेरा के लिए। इस बार कौन सी एल्बम के लिए जीता इन्होंने? डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। किस कैटेगरी में? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। क्लियर है। किसके साथ इन्होंने ये एल्बम की है? स्टीवर्ट कैपलैंड, जो कि रॉक लीजेंड है एक बहुत ही बड़े। नेक्स्ट वन, इसरो के SSLV D2 रॉकेट हुआ सफल लॉन्च। यानी कि इसरो का SSLV D2 जो रॉकेट है ना, इसका सफल लॉन्चिंग कर लिया गया है। SSLV इसरो के बारे में तो आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान है। इसने SSLV D2, SSLV है क्या? PSLV आपने सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, एक SLV भी होता है, एक GSLV भी होता है। अब बात हो रही है SSLV की। तो SSLV है क्या? SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि एक रॉकेट है। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब, यानी कि जो व्हीकल, जो रॉकेट सैटेलाइट को
अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाता है उसको बोला जाता है लॉन्च व्हीकल। तो भाई एसएसएलवी भी एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि जो पीएसएलवी है, एएसएलवी या फिर जो नॉर्मल एसएलवी होती है उनके कंपैरिजन में एक छोटा है, ठीक है, ताकि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के प्रोसेस को फास्ट किया जा सके, ठीक है, उस चीज के लिए एसएसएलवी को बनाया गया है और इसका सफल लॉन्च परीक्षण हो चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें इसरो की सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट आजादी SAT-2 और एक और अमेरिकी सैटेलाइट जेनस-1 शामिल थे। इन 3 सैटेलाइट को लेकर ये अर्थ के ऑर्बिट में गया, यानी कि अर्थ का जो सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को भेजने के लिए एसएसएलवी का लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बाकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कंपैरिजन में छोटा है, जिसको सफलतापूर्वक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। एसएसएलवी D2 रॉकेट लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट है ना, 50 किलोमीटर तक के सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है, यानी कि नजदीक जो ऑर्बिट है उनमें भेजने के लिए इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद हो गई, डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। एसएसएलवी का मतलब क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। दोस्तों हाल ही में केरला के त्रिवंदमपुरम में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन किया गया। देखिए दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है ना, शॉर्ट फॉर्म तो है इसकी MBIFL, फुल फॉर्म इसकी हो जाती है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ये जो यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर लिखा देख रहे हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, जो सर्वश्रेष्ठ बुक होती है साल में, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्लियर है। इस बार इसका जो थीम था नोट करिए, शैडोज ऑफ हिस्ट्री, लाइट्स ऑफ फ्यूचर, इस बार इसका थीम था। और इस बार इस अवार्ड का 4था संस्करण था, मतलब 4th एडिशन था। वैसे मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस फेस्टिवल का 2018, 19, 20 में सफल आयोजन कराया गया, लेकिन फिर बीच में आ गया कोविड-19, जिसकी वजह से इसका आयोजन नहीं कराया गया। अब इसका चौथी बार आयोजन 2023 में किया गया, इसलिए इसको MBIFL 2023 बोला जा रहा है। तो हाल ही में इस अवार्ड से डॉक्टर पैगी मोहन को नवाजा गया है। इनकी कौन सी रचना के लिए इनको नवाजा गया है? वंडरनेस किंग्स मर्चेंट्स के लिए इनको नवाजा गया है, जो कि माइग्रेशन के ऊपर इन्होंने लिखी है। पैगी मोहन जी द्वारा इसको लिखा गया है। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? इस अवार्ड में उन्हें एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी गई है, याद रहेगा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर किसको दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। नेक्स्ट वन, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। ऐसे ही नहीं, इनको हिटमैन बोला जाता। तो भाई रोहित शर्मा भारत के इकलौते ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, यानी कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक लगाया है। ऐसा अभी तक कोई भी भारतीय कप्तान नहीं कर पाया, क्लियर है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, बात हो रही है कप्तान की, तो नाम हो जाएगा हमारे रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हुआ लॉन्च। ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, समझ गए होंगे आप, है क्या ये? ड्रोन एयर ट्रैफिक, ड्रोन है, ट्रैफिक है, उसको मैनेजमेंट करना है, उस सिस्टम उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, और ये भारत का पहला सिस्टम है। इसको नाम दिया गया स्काई UTM, क्लियर है। यह सिस्टम प्रति घंटे 4000 उड़ाने और प्रतिदिन 96,000 उड़ाने संभाल सकने में सक्षम है, यानी कि इतनी उड़ानों का डेटा ये कलेक्ट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, इतनी सारी उड़ानों को एक साथ, इतनी कैपेसिटी इसकी है। स्काई UTM को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन, अन्य हवाई मूविंग ऑपरेटरों की स्थितिजन्य जागरूकता, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस, साथ ही नेविगेशन, साथ ही जोखिम मूल्यांकन, यानी कि रिस्क असेसमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया है, क्लियर है। क्योंकि ड्रोन काफी ज्यादा क्रांति ला रहे हैं फिलहाल भारत के अंदर, ड्रोन का काफी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उनका इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से किया जा सके, उस चीज को और भी अच्छे से मैनेज किया जा सके, ऑपरेशंस को और भी अच्छे से मैनेज किया जा सके ड्रोन से रिलेटेड, उनके लिए ये ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। और फ्रेंड्स, जो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर?
ड्रोन इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इट्स पोटेंशियल इज बियॉन्ड immigration. Drones make activities extremely efficient and cost effective. Drone are going to be used across sector from constructions, agriculture के क्षेत्र में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेइंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स का। ड्रोन्स कंपनीज विल इवन मॉनिटर हाईवेज, यानी कि जो ड्रोन्स कंपनी है वो हाईवेज को मॉनिटर कर रही है, साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने में काम आती है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च हैपनिंग दैट विल सर्टेनली हेल्प स्केल इट यूजेस एंड वी विश स्काई एयर द बेस्ट ऑफ लक टेकिंग दिस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इवन फ्यूचर। क्लियर है। डिजिटल पेमेंट उत्सव हुआ लॉन्च। दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने डिजिटल पेमेंट उत्सव की लॉन्चिंग की है। दोस्तों इसे क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए आपको पता होगा, वैसे ही भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में सबसे आगे है, लेकिन इस चीज को और भी आगे ले जाने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे व्यावसायिक हैं, गांव के जो लोग हैं, हर एक लोगों तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव की लॉन्चिंग की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो सके और जो लेन देन है उसको और भी इजी बनाया जा सके, उसको और भी सुगम बनाया जा सके। तो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है अश्वनी वैष्णव जी, जिन्होंने इसका फिलहाल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तो ये है, साथ ही रेलवे मिनिस्टर भी हमारे यही हैं। क्वाड देशों ने लॉन्च किया क्वाड साइबर चैलेंज। दोस्तों क्वाड साइबर चैलेंज की बात हो रही है तो डेफिनेटली इन्होंने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई कदम उठाया होगा। तो यहां पर इन्होंने कदम उठाया साइबर सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए। क्वाड सम्मेलन के बारे में कई बार बता चुका हूं, ये एक 4 देशों का समूह है, जिसमें से एक हमारा ऑस्ट्रेलिया देश है, यूएसए अमेरिका है, जापान है और भारत है। इन 4 देशों का एक वैश्विक सम्मेलन है। जो वैश्विक मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ये चारों देश मिलकर विचार विमर्श करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का इशू हो, जीडीपी का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो। इन क्षेत्र में कैसे हम विकास ला सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं, उन चीजों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, साथ ही आपस में समझौते करते और मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वाड सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी। नीचे मैंने लिख दिया डेफिनेशन, द डायलॉग वाज इनिशिएटेड इन 2007 बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, यानी कि उस टाइम पर जापान के प्रधानमंत्री थे, साथ में सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर जॉन हावर्ड, साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के मनमोहन सिंह, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी। इन चारों देशों ने मिलकर इस डायलॉग की स्थापना करी थी। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया फिलहाल कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, वही 4 हैं। फिलहाल ये जो क्वाड साइबर चैलेंज हुआ है इसमें कौन कौन से नेता बैठे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री फिलहाल कौन है? एंथोनी एल्बनीज, साथ ही जो बाइडन प्रेसिडेंट है यूएसए के, साथ ही फोमियो कसीदे जापान के हैं, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्लियर है। नेक्स्ट वन, सूर्य कुमार यादव 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए और इन्होंने ये अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है क्रिकेट में इनका डेब्यू काफी लेट ही हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे शुभमन गिल 23 साल की उम्र है और कितने जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, और शायद 2021 में ही इन्होंने T20 में शायद अपना डेब्यू किया था अगर मैं सही हूं। तो ये एक रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है कि 30 साल के बाद इन्होंने टेस्ट में एंट्री ली है, टेस्ट में डेब्यू किया है। मतलब परफॉर्मेंस कितने शॉर्ट टाइम में इन्होंने कितना ज्यादा प्रमोशंस लिया है, कितनी ज्यादा स्पीड से निकले हैं। पहले T20 इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस निकाली, फिर ओडीआई में गए और अब ये फाइनली टेस्ट में। तो ये अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि 30 साल की उम्र के बाद भी भाई टेस्ट क्रिकेट में हम जा सकते हैं, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शायद। सूर्य कुमार यादव ने अपने टेस्ट डेब्यू 32 साल 148 दिन की उम्र में इन्होंने किया है। अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। सूर्य के अलावा इस मैच के दौरान भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज KS भरत ने भी अपना टेस्ट डेब्यू किया। ठीक है। इनकी तो एज कम ही है, 24-25 साल होगी, लेकिन इनकी 31-32 साल के आसपास हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद वो मैच था, सीरीज जो चली थी टेस्ट, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था सूर्य कुमार यादव ने। एयर मार्शल AP सिंह बने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो भाई फाइनली इंडियन एयरफोर्स के भी वाइस चीफ चुने जा चुके हैं, जिनका नाम है
एपी सिंह, पूरा नाम है अमरप्रीत सिंह, जो कि 47वें वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ चुने गए हैं। मैंने आपको आर्मी स्टाफ के वाइस बता दिए थे, यहां पर अब आप इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ देखिए कि इन्होंने जगह ली, यानी कि इनसे पहले कौन थे? संदीप सिंह थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब अमरप्रीत सिंह ने जगह ले ली। इनके बारे में थोड़ी जानकारी। अमरप्रीत सिंह को वर्ष 1984 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 2019 में गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। और भाई इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? ये आपको पता ही होगा, विवेक राम चौधरी जी हैं, नोट कर लीजिएगा। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने शुभमन गिल। शुभमन गिल का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। तो भाई सबसे कम उम्र वाले ऐसे क्रिकेटर ये बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट के, T20 में भी शतक लगा दिया, ओडीआई में भी शतक लगा दिया, और भाई टेस्ट क्रिकेट में भी शतक लगा दिया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे युवा खिलाड़ी है ऐसा करने वाले। नेक्स्ट वन, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी। तो भाई हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया। सूचकांक जितने भी होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता ही है भारत के अंदर कितनी जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट का। सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाला इकलौता भारत ही है, सबसे ज्यादा हाई पे है आजकल। तो देखते इस रैंकिंग में क्या कहा गया है। हाल ही में जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई सितंबर 2022 में मार्च के 349 के स्तर से बढ़कर 377 हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फिनटेक अपनाने की दर, यानी कि फिनटेक जो होता है ना, यही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है। आपने क्यूआर कोड देखा होगा, ये जो होती है फिनटेक कंपनीज है, फिनटेक से पेमेंट जो होती है, यानी कि क्यूआर कोड से, वो सभी डिजिटल पेमेंट्स हैं। इसमें भी बहुत जबरदस्त बढ़ावा आया है। औसतन 64% की तुलना में भारत में 87% रही है, यानी कि इस बार ज्यादा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत में डिजिटल भुगतान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आरबीआई डीपीआई में 5 व्यापक पैरामीटर शामिल है जो कि विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतानों के बारे में डेटा उपलब्ध कराता है। तो भाई भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पहला कौन सा आता है? अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर भारत आता है। उत्तराखंड की झांकी को रिपब्लिक डे परेड में मिला प्रथम पुरस्कार। तो दोस्तों इस बार 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाया गया वो 74वां रिपब्लिक डे था। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो भाई चीफ गेस्ट थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो झांकियां निकली डिफरेंट स्टेट्स की, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो भाई उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर आई, यानी कि दूसरी जो बढ़िया झांकी थी वो महाराष्ट्र की थी और तीसरी उत्तर प्रदेश की थी। याद रहेगी इतनी सी चीज। पेपरलेस एंट्री होगी इस मार्च से इन 4 एयरपोर्ट्स पे। पेपरलेस एंट्री के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर एक ऐप जारी की गई थी। ऐप का नाम था भाई डिजिटल यात्रा। डिजी यात्रा इसको शॉर्ट में बोला गया था। इसकी शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से की गई थी, जहां पर इसका उद्देश्य था कि पेपरलेस यात्रा हम करा सके। लेकिन अब फाइनली इतनी सक्सेसफुल होने के लिए कि मार्च से 4 और नए एयरपोर्ट के ऊपर पेपरलेस सुविधा, यानी कि डिजी यात्रा की सुविधा शुरू कर दी गई। यह है क्या? डिजी यात्रा पहल वर्तमान में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी सहित 3 एयरपोर्ट्स पर दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से यात्रियों को चेहरे की बायोमेट्रिक के आधार पर कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान की जाती है। यानी कि आपको कोई भी पेपर नहीं दिखाना होता है, आपको कोई भी बोर्डिंग पास नहीं दिखाना होता है, बस आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है। और जो सिस्टम्स लगे होते हैं, आप होते चले जाते हो, गुजरते चले जाते हो, वो ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या, आप कहां से आए हो, कहां पर जा रहे हो, आपने टिकट लिया है फिर नहीं है। ये सारी चीजें पेपरलेस, आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको बोर्डिंग पास या फिर पेपर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यह है हमारी डिजी यात्रा। तो शुरुआत में दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी में इसको शुरू किया गया था, लेकिन अब फाइनली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT पर आधारित डिजी यात्रा सुविधा मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएगी। तो टोटल कितने हवाई अड्डे हो गए? 4 और 3 कितने हो गए? 7।
नेक्स्ट वन, अमृत उद्यान किया गया मुगल गार्डन का नाम। यार अमृत उद्यान किया गया मुगल गार्डन का नाम याद रखिएगा। तो भाई अमृत उद्यान जो मुगल गार्डन है, आपको पता है राष्ट्रपति भवन के सामने ये जो शानदार गार्डन बना हुआ है, अब तक इसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे आपको पता है भारत के अंदर नाम बदलने की परंपरा जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो भाई अब इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन या फिर अमृत उद्यान कर दिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गार्डन को एक सामान्य नाम अमृत उद्यान दे दिया है। वैसे नाम बदलने की परंपरा वर्ष से चली आ रही है। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। यानी कि जहां पर ये झांकियां होती थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, रेड फोर्ट पे मतलब जो वो रास्ता बना हुआ है वो राजपथ कहलाता था पहले, लेकिन अब उसका नाम बदलकर अभी सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपथ की जगह कर्तव्य पथ कर दिया। एक चीज तो ये क्वेश्चन बना। दूसरा, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। याद रहेंगी दोनों चीजें। नेक्स्ट है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी भारत की बेटियां। बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों। T20 अंडर 19 का जो विश्व कप का खिताब है, पहला विश्व कप का खिताब किसने अपने नाम किया? भारत की टीम ने, ठीक है, और ये पहली चैंपियन बन गई है इस टूर्नामेंट की, इस इवेंट की। देखिए, इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन का टारगेट भारत को दिया, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और भारत टीम का नेतृत्व शेफाली वर्मा ने किया। यानी कि इस अंडर 19 T20 की टीम की जो कैप्टन थी वो शेफाली वर्मा थी। तो याद रखेगा, यहां पर अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इंग्लैंड को हराकर भारत ने अपने नाम किया। नेक्स्ट है, क्रिस हिपकिंस बने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री। तो भाई न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड की पीएम जो कि जेसिंडा अर्डर्न थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था किन्हीं कारणों की वजह से, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है क्रिस हिपकिंस को। और बात हो रही है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल हमारी हो जाती है वेलिंगटन। नेक्स्ट है, विक्रम देवदत्त बने डीजीसीए के अगले प्रमुख। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन किनको चुना गया है? विक्रम देवदत्त को चुना गया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इनसे पहले कौन थे? अरुण कुमार थे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों के नाम। दोस्तों, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के ऊपर जो 21 द्वीप समूह है उनके नाम सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 23 जनवरी को क्या होता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और 23 जनवरी को होता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। नेक्स्ट है, भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन हुई लॉन्च। तो भाई ये जो नेजल कोविड-19 वैक्सीन है ये स्वदेशी यानी कि भारत के द्वारा बनाई गई है। इसका जो निर्माण किया गया है वो भारत बायोटेक ने ही किया है, और इसको जो नाम दिया गया है वो इनकोवैक दिया गया है। तो भाई भारत की जो पहली नेजल कोविड-19 की वैक्सीन है उसका नाम है इनकोवैक, जिसका निर्माण किया गया भारत बायोटेक द्वारा। इसकी कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल में 800 रुपए है, जबकि केंद्र व राज्य सरकारों के लिए इसकी कीमत 325 रुपए रखी गई है। ठीक है, नेजल वैक्सीन का मतलब है नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन। ठीक है, एज इसको बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। अगर आपने पहले कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगवा रखी है 2 वैक्सीन, तो आप तीसरी वैक्सीन एज अ बूस्टर डोज के ऊपर के साथ इसको भी ले सकते हैं। क्लियर है, नेजल वैक्सीन को नाक के द्वारा ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यही वाली वैक्सीन लेनी जरूरी है। अगर आपने कोवैक्सीन कोविशील्ड भी ले रखी है, तीसरे पर आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने। मैं इस वजह से हंस रहा हूं कि यार पिछले 3 महीने में ही शुभमन गिल ने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए। हर तीसरा क्वेश्चन शुभमन गिल से रिलेटेड, हर तीसरा क्वेश्चन शुभमन गिल से रिलेटेड। तो भाई एक और क्वेश्चन आया है, शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बने। तो भाई ओडीआई में 5वें खिलाड़ी बन गए हैं डबल सेंचुरी मारने वाले। इनसे पहले कौन कौन है? वह अब सचिन तेंदुलकर, यानी कि एक ऐसे सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक लगा रखा है। वीरेंद्र सहवाग है, रोहित शर्मा है और ईशान किशन। अब तक ये 4 थे केवल।
ठीक है, इनके साथ अब इस विशेष क्लब में सुमन गिल भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने भी ओडीआई में अपना दोहरा शतक लगाया है। 200 कुछ रन इन्होंने बनाए थे। आई होप आपने वो मैच जरूर देखा होगा। तो अब ये भारत के 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाई है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी का इसमें नाम नहीं है। बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह नियुक्त हुए डिप्टी एनएसए। देखिए दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हाल ही में इनको एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में चुना गया। तो भाई बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार जी को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में आरआरआर ने जीता बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड। तो हाल ही में दोस्तों 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, 95वें ऑस्कर अवार्ड से। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भाई 3 अवार्ड हो चुके हैं आरआर के नाम फिलहाल बड़े। ठीक है, एक तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हो गया है, इंटरनेशनल अवार्ड की बात कर रहा हूं, एक ऑस्कर अवार्ड हो गया है और साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हो चुका है। और साथ ही बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो एसएस राजामौली हैं, इनको भी कुछ अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला ब्रिटिश इंडियन मनीष तिवारी को। तो भाई जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है एक ब्रिटिश इंडियन नेशनलिटी के साथ, इनका नाम है मनीष तिवारी। हाल ही में इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनीष तिवारी है कौन? मनीष तिवारी हियर एंड नाउ 365 के संस्थापक मतलब फाउंडर है और अध्यक्ष है। हियर एंड नाउ 365 एक विज्ञापन और मार्केटिंग एजेंसी है, यानी कि एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसी है। यह ब्रिटेन और यूरोप में प्रवासी समुदायों के साथ काम करती है। ठीक है, यह अवार्ड ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फाइनेंशियल सेंटर में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में अहम योगदान दिया है, जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम है इनका मनीष तिवारी। नेक्स्ट वन, क्लासनिकोवा AK-203 आसफाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। क्लासनिकोव, अगर आपने KGF मूवी देखी होगी तो ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्लासनिकोव, जो कि AK-203 है। अब इसका निर्माण फाइनली भारत में हो रहा है, भारत के उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हो रहा है। ध्यान से देखिए, भारत और रूस जॉइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लासनिकोव AK-203 आसफाल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दावा किया था कि 5000 AK-203 राइफलों की पहली खेप इस साल मार्च तक सेना को सौंप दी जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। रसिया का और भारत का एक जॉइंट वेंचर है। हाल ही में जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनका नाम है जी कृष्ण कुमार, जिनको हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किनकी जगह ली, यानी कि इनसे पहले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन थे? अरुण कुमार सिंह थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किनकी जगह ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या? ये देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ही आता है। इट्स ऑपरेट 3 रिफाइनरीज, यानी कि ये फिलहाल 3 रिफाइनरीज ऑपरेट कर रहा है ऑयल की, जिसमें से एक बीना में है, कोची में है, साथ ही एक मुंबई के अंदर है। क्लियर है? नेक्स्ट है, जियानी इन्फेंटिनो को वर्ष 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन फीफा से रिलेटेड स्टार्टिंग में आया था, ये मैंने आपको तभी क्लियर करा दिया था कि जियानी इन्फेंटिनो, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इनको फिर से फीफा के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराना है। देखिए दोस्तों, फीफा के बारे में इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फीफा का मतलब होता है द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब
मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है वो एक बार और क्लियर कर लीजिए। इसका जो फीफा का एग्जैक्ट मतलब होता है वो द फेडरेशन इंटरनेशनल लेड द फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ये जो लिखा हुआ है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, क्योंकि फीफा की जो स्थापना हुई थी वो पेरिस फ्रांस में ही हुई थी। इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल बेच स्कोरर एंड फुटसल। इट वाज फाउंडेड इन 1904, यानी कि फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी टू ओवरसीज इंटरनेशनल कंपटीशन अमंग द नेशन एसोसिएशन ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। यानी कि इंटरनेशनल डिफरेंट नेशंस का एक कंपटीशन था। ये शुरुआत में कुछ ही कंट्रीज लिस्टेड थी, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज लिस्टेड हो गई, बहुत सारी कंट्रीज का एक कंपटीशन ये अब होता है। फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेशन 21 मई 1904। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि फीफा का जो गठन हुआ था एग्जैक्टली वो किस डेट पर हुआ था? 21 मई 1904 में हुआ था, ठीक है। पेरिस फ्रांस में हुआ था। रूई सेंट ओनर ने इसकी स्थापना करी थी। और वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? जो कि कतार में हुआ था जिसका आयोजन, वो भाई अर्जेंटीना टीम ने जीता था। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे फुटबॉल टीम के? लियोनेल मेसी थे। गोल्डन बूट से भी उनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? और भाई अर्जेंटीना जो कंट्री अभी बताया उसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है, याद रहेगा। नेक्स्ट वन है एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला दिल्ली में शुरू हुआ। मतलब दोस्तों एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर की बात हो रही है, जिसको नाम दिया गया है आहार 2023। यानी कि ये जो सबसे बड़ा एशिया का अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है इसका नाम है आहार 2023। यानी कि 2023 में आयोजन हो रहा है, तो आहार 2023 से के नाम से इसको जाना जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस इतने बड़े मेले का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो रीजनल फूड है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। कुछ और मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है, उनको समझिए। इसका उद्देश्य अक्षितीय खाद्य प्रसारण, यानी कि जो रीजनल फूड है उसके प्रसारण, साथ ही उद्योग हैं जो फूड से रिलेटेड उनके प्रसारण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण और अन्य संगठनों की मदद से एकत्रित किया गया है। यानी कि जो कंपनीज है या फिर रीजनल फूड प्रसारण जो है, साथ ही जो उत्पादक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, ये जितने भी संगठन है उन्होंने एकत्रित हुए और इसका आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आतिथ्य मतलब हॉस्पिटैलिटी, उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना है। यानी कि जो हॉस्पिटैलिटीज मतलब सेवाएं, सर्विस हैं या फिर बिजनेसेस है, व्यापार है, इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी को प्रदर्शित करना है कि हमारे पास कितनी अच्छी कैपेसिटी है, ताकि लोग जान पाए और उनका लाभ उठा पाए और ये उससे कमा पाए। इस आयोजन में थोक विक्रेता, कैटरर, होटलियों और रेस्तरां मालिकों को सबसे अच्छा खाना, मेहमान नवाजी और उपकरण की खोज करने के लिए एकत्रित होना होता है। इस आयोजन का एक और उद्देश्य घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकी और वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना होता है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब होता है, आई होप समझ गए होंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार, उसका आयोजन कहां पर हुआ? तो भाई दिल्ली में हुआ। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीतीश राणा बने KKR के नए कप्तान। KKR कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि एक IPL की टीम है, इसके नए कप्तान कौन बन चुके हैं? नीतीश राणा बन चुके हैं, याद रहेगा। इनसे पहले कौन थे? शायद श्रेयस अय्यर थे। क्लियर है? तो अब KKR के नए कप्तान कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार IPL 2023 में KKR टीम के नए कैप्टन कौन है? तो नीतीश अय्यर है, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। शायद ये दिल्ली के लिए खेलते हैं। डोमेस्टिक जो स्पोर्ट है, क्रिकेट है, वो दिल्ली की तरफ से खेलते हैं। साथ ही भाई अब दिल्ली कैपिटल जो टीम है इनके भी नए कप्तान चुने गए हैं, क्योंकि पहले तो ऋषभ पंत थे जो कि फिलहाल मतलब उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं हुए, अच्छे नहीं हुए हैं। तो फिलहाल डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों चीजें याद रहेंगी, इस बार इंपोर्टेंट है। IPL से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई ये शायद आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट कंटेंट है। IPL 2023 में इंपैक्ट प्लेयर के लिए क्या होगा एम्पायर का सिग्नल? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इस बार IPL में
बीसीसीआई ने कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर रूल है एक इंपैक्ट प्लेयर। इंपैक्ट प्लेयर रूल में होगा क्या, यानी कि अब मैच के बीच में ही टीम सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेकर आ सकता है, यानी कि किसी प्लेयर को चेंज कर सकता है। ठीक है, अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर को बीच में ही ला सकता है मैच के, जब भी एम्पायर इशारा करेगा, यानी कि एम्पायर सिग्नल देगा, उनके सिग्नल के बाद सब्स्टिट्यूट प्लेयर को शामिल कर सकता है टीम में, खेलते हुए मैच में, चलते हुए मैच में। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो इंपैक्ट प्लेयर का है वो इशारा क्या देगा एम्पायर, तो भाई इस टाइप का एक इशारा देगा, यानी कि अपने सिर के ऊपर दोनों हाथ करके ऐसे क्रॉस करेगा, तब टीम अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लेकर आ सकती है, यानी कि चलते मैच में प्लेयर को बदल सकती है। एक तो ये नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही भाई बीसीसीआई ने एक ये भी रूल इंट्रोड्यूस किया कि अब टॉस के बाद टीम अपने प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट कर सकती है, कि टॉस होने के बाद अपनी टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई टॉस हो चुका है, हम पहले खेलेंगे या फिर हम बाद में होंगे खेलेंगे, ये तय हो चुका है। अब टीम अपने अकॉर्डिंग अपने कौन कौन से खिलाड़ी को वो खिलाना चाहते हैं इस मैच में, वो अनाउंस कर सकता है। तो ये एक फैसिलिटी इस बार इसमें। साथ ही एक रिव्यू को लेकर भी कानून बनाया गया, नियम बनाया गया। अब तक आउट और नॉट आउट के लिए रिव्यू लिया जाता था, लेकिन अब वाइड बॉल और नो बॉल के लिए भी रिव्यू लिया जा सकेगा। तो ये कुछ नए रूल हैं। अब आईपीएल की सभी टीमों में टॉस के बाद अपने प्लेइंग 11 का ऐलान किया जा सकता है, जिससे उनके पास अपना बेस्ट प्लेइंग 11 चुनने का मौका होगा। टॉस के बाद टीमों को अपने प्लेइंग 11 की घोषणा करने की अनुमति देने के लिए SA20 के बाद आईपीएल दूसरी T20 फ्रेंचाइजी लीग बन गई है। यानी कि दोस्तों ये टॉस के बाद प्लेइंग 11 टीम के अनाउंसमेंट वाला रूल है ना, ये आईपीएल से पहले SA2 जो लीग है, यानी कि आईपीएल की तरह ही है। SA2 मतलब साउथ अफ्रीका 20, ये एक T20 लीग है जो कि साउथ अफ्रीका की एक प्रीमियर लीग है। जैसे कि आईपीएल खेला जाता है, उनका भी एक साउथ अफ्रीका में भी खेला जाता है। तो पहले ये रूल यहां पर इस्तेमाल किया जाता था, अब वहां से उठा के इस रूल को आईपीएल में, तो आईपीएल ऐसी दूसरी लीग बन चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पहले ये कौन सी लीग से लिया गया था, या फिर ये रूल कौन सी लीग में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका हो जाएगा SA20 मतलब होता है साउथ अफ्रीका 20। तो भाई ये कुछ रूल है, वैसे तो और भी हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रूल है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स जो कि लास्ट 3 मंथ्स में बने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के अंदर बने। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको केवल 3 मंथ के ही करंट अफेयर प्रोवाइड किए, ऑलरेडी पूरे साल के आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर का सुपरफास्ट मैराथन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो आज हमने लेक्चर किया है, ये कब से कब तक का है, ये 1 जनवरी 2023 से लेकर के ये है हमारा 31 मार्च 2023 तक का। ठीक है, तो टोटल 15 महीनों के लगातार करंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप नोट्स आपने बना लिए होंगे और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज भी करोगे, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कि डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊं और 30-30, 40-40 करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं पूरे महीने के करंट अफेयर्स बहुत ही डीपली एनालाइज करता हूं, उसके बाद आपको जो मोस्ट सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड करंट इवेंट्स है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सको। जो इंपॉर्टेंट है वही आप पढ़ सको, फालतू का कुछ ना पढ़ो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटेड टाइम के अंदर आपको एक बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक करना होता है, तो टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता भी होगा, वे टू सक्सेस की दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक्स का इंग्लिश एडिशन फिर से अवेलेबल हो चुका है ऑन हैवी स्टॉक। यानी कि जो हमारी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, यहां पर आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज विद आंसर्स हमने मेंटेन कर रखे हैं, तो दोनों बुक को कवर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंग्लिश वालों के स्पेशल हमने किया, काफी डिमांड्स आर्थिक हुई है, इंग्लिश की बुक अवेलेबल नहीं है, अब इंग्लिश एडिशन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ फाइल्स, स्टडी मटेरियल यहीं पर आपको मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोनू हेलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और जॉब अपडेट्स के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया, आज का लेक्चर पसंद हो, लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।